एक देश का जन्म संघर्ष की शुरुआत साल 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश, एक भयानक युद्ध के बीच। यह सिर्फ एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यह आइडेंटिटी के लिए, स्वाभिमान के लिए और स्वयं निर्णय के अधिकार के लिए एक संघर्ष था। इस संघर्ष के बीच बहुत पहले बोए गए थे पाकिस्तान के जन्म के समय। 1947 में इंडिया का विभाजन, जो कम्युनल टेंशन्स को खत्म करने के लिए किया गया था, उसने अनजाने में नई लक्ष्मण रेखाएं खींच दी। ईस्ट पाकिस्तान, जो जियोग्राफिकली वेस्ट पाकिस्तान से 1000 मील दूर था, इंडियन टेरिटोरी से घिरा हुआ, अपने आप को मजबूर महसूस करने लगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जिनके पास एक कॉमन लैंग्वेज और कल्चर था, अपने ही देश में अलग थलग महसूस करने लगे। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन होने के बावजूद उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा व्यवहार किया जाता था। राजनीतिक शक्ति वेस्ट पाकिस्तानी एलीट के हाथों में केंद्रित रही, जिन्होंने ईस्ट के रिसोर्सेज का अपने फायदे के लिए शोषण किया। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के साथ मिलकर बंगाली पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट और एलिनेशन की भावना को बढ़ावा दी। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग का उभर, जो बंगाली नेशनलिज्म का समर्थन करती थी, ने ऑटोनॉमी के लिए संघर्ष को और तेज कर दिया। मुजिब अपने चारिस्मा और जबरदस्त भाषण कला से लाखों लोगों की उम्मीदों को आग लगा दी, जो ऐसे देश के लिए तरस रहे थे जहां उनकी बात सुनी जा सके और उनके अधिकारों का सम्मान हो। 1970 में पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुजिब के नेतृत्व में अवामी लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी सीट्स जीतकर। यह जीत बंगाली सेल्फ रूल के लिए लोगों के भारी समर्थन का प्रमाण थी, जिसका पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने विरोध किया। मिलिट्री जुंता, जो पावर छोड़ने को तैयार नहीं थी, ने इलेक्शन रिजल्ट्स को मान्य करने से इनकार कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान और आग में झुलस गया। The brutal crackdown that followed, Operation Searchlight, unleashed a reign of terror on the unarmed civilian population of East Pakistan. Faced with unspeakable atrocities, millions of Bengalis fled their homes, seeking refuge in neighboring India. This mass exodus of refugees, coupled with the escalating humanitarian crisis, compelled India to take a decisive stand. भेदभाव की शुरुआत ईस्ट पाकिस्तान की स्वतंत्रता की तलाश। 1947 में पाकिस्तान का निर्माण एक शेयर्ड रिलीजन के आधार पर शुरू से ही एक गलत एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की ज्योग्राफिकल दूरी, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के साथ मिलकर एक ऐसी खाई पैदा कर दी जो समय के साथ और गहरी होती गई। ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली पॉपुलेशन मेजॉरिटी होने के बावजूद वेस्ट पाकिस्तानी रूलिंग एलीट के हाथों सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई। भेदभाव के बीज तभी बोया गए थे जब उर्दू, वेस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज, को बंगाली लैंग्वेज और कल्चर पर जाबरन थोप दिया गया। ये लिंग्विस्टिक इंपोजिशन कल्चरल डोमिनेंस का प्रतीक माना गया, जिससे बंगाली पॉपुलेशन और भी अलग थलग हो गई। इकोनॉमिकली ईस्ट पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जाता था। उसके रिसोर्सेज को वेस्ट के विकास के लिए निचोड़ लिया जाता था। बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स से वंचित रखना और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को दबाना बंगालीज में रिजेंटमेंट और एलिनेशन की भावना को और बढ़ाता गया। शेख मुजीबुर रहमान इस डिप्राइव्ड पॉपुलेशन की आवाज बनकर उभरे। जनता से जुड़े हुए कैरिस्मेटिक लीडर मुजिब ने उन लाखों लोगों की एस्पिरेशंस को आवाज दी, जो एक ऐसे देश के लिए तरस रहे थे जहां उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर और उनके राइट्स का सम्मान हो। अवामी लीग ने मुजिब के नेतृत्व में ऑटोनॉमी के मूवमेंट की अगुवाई की, ईस्ट पाकिस्तान के लिए ग्रेटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स की मांग की। उनका 6 पॉइंट मूवमेंट, जिसमें फेडरल पाकिस्तान के अंदर रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की गई थी, मैसेज के साथ रेजोनेट करता था, जिससे बंगाली पॉपुलेशन और भी मजबूत हुई। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अवामी लीग की बढ़ती पॉपुलैरिटी और अपनी पावर खोने के डर से ब्रूट फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करता था। 1970 का जनरल इलेक्शन, जिसे ऑटोनॉमी के सवाल पर रेफरेंडम के रूप में देखा गया था, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अवामी लीग की लैंडस्लाइड विक्ट्री नेशनल असेंबली में क्लियर मेजॉरिटी हासिल करके पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया। मिलिट्री जुंटा पब्लिक मैंडेट की स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने मुजीब को पावर सौंपने से इनकार कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान की निर्दोष जनता पर ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बांग्लादेश के लिए आशा की किरण भारत की भूमिका। जैसे ही ऑपरेशन सर्चलाइट के दहशत अनफोल्डेड हुई, भारत ने खुद को एक अनोखी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के सामने पाया। लाखों डरपोक बंगाली ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार और हिंसा से बचने के लिए भारत की सीमा पार करके शरण और सुरक्षा की तलाश में आए। रेफ्यूजीज की आमद का शीर स्केल कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का सीमा पार करके आना भारत की रिसोर्सेज पर भारी दबाव था। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के अलावा रेफ्यूजीज की आमद का भारत की पॉलिटी और सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। रेफ्यूजीज द्वारा सुनाई गई भयावहता और पीड़ा की दास्तान ने
भारतीय जनता को झकझोर कर रख दिया। बेंगलीज की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति और समर्थन की लहर दौड़ गई। आम नागरिकों ने रिफ्यूजीज के लिए अपने घर और दिल खोल दिए। इस संकट पर भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और बहुआयामी थी। मानवीय मोर्चे पर रिफ्यूजीज को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विशाल राहत शिविर स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक वैश्विक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू की, जिसमें बेंगलीज की दुर्दशा को उजागर किया गया और अत्याचारों को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की गई। यह स्वीकार करते हुए कि विशुद्ध रूप से डिप्लोमेटिक समाधान की संभावना नहीं है, भारत ने मुक्ति वाहिनी, जो अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लाद रहे बेंगाली रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, को सामग्री और लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करना भी शुरू कर दिया। भारत सरकार इस बात से आश्वस्त थी कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई भारत की अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उसने सैन्य हस्तक्षेप करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। विजय रात का आंदोलन, मुख्य लड़ाइयों और स्ट्रेटेजिक सफलता। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत का मिलिट्री इंटरवेंशन एक सोची समझी और प्लान्ड कैंपेन थी, जिसका उद्देश्य स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना था। भारतीय सशस्त्र बल मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी पोजीशंस और कम्युनिकेशन लाइंस को निशाना बनाया गया। उद्देश्य केवल बांग्लादेश को मुक्त कराना नहीं था, बल्कि भारत की पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तानी सैन्य खतरे को बेअसर करना भी था। ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची हार्बर पर एक साहसिक नौसैनिक हमला था, जिसने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना को संचालित करने की क्षमता को पंगु बना दिया। इस निर्णायक जीत ने न केवल भारतीय मनोबल को बढ़ाया, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के रोज समुद्र के रास्ते रीइंफोर्समेंट्स और आपूर्ति प्राप्त करने से भी प्रभावी ढंग से काट दिया। भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, युद्ध के मैदान पर हवाई श्रेष्ठता स्थापित की और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर सटीक हमले किए। जमीन पर भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ निकट समन्वय में तेजी से प्रगति की, पाकिस्तानी नियंत्रण से टेरिटोरी के बड़े हिस्से को मुक्त कराया। युद्ध के पहले प्रमुख युद्धों में से एक बोयरा का युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिससे भविष्य की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसोरे और सिलहेट जैसे रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने से पाकिस्तानी स्थिति और कमजोर हो गई, जिससे ढाका पर अंतिम हमले का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑपरेशन कैक्टस लिली ढाका की ओर अंतिम धक्का था, जिसमें शहर को घेरने वाले पाकिस्तानी सुरक्षा पर एक साहसिक हेलीकॉप्टर असॉल्ट शामिल था। भारतीय हमले की गति और सटीकता स्थानीय इलाकों के मुक्ति वाहिनी के ज्ञान के साथ मिलकर निर्णायक साबित हुई। कुछ ही दिनों में ढाका को घेर लिया गया और पाकिस्तानी सेना हतोत्साहित और सभी एस्केप रूट्स से कटी हुई आसन्न हार का सामना कर रही थी। ढाका का पतन, एक देश का उदय, बांग्लादेश का जन्म। दिसंबर 16, 1971 को ढाका का पतन सिर्फ एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक नए राष्ट्र का जन्म था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। बांग्लादेश के लोगों के लिए यह खुशी की मुक्ति का क्षण था, स्वतंत्रता के लिए उनके लंबे और कठिन संघर्ष की परिणति। ढाका के पतन से पहले की घटनाएं तेज और नाटकीय थीं। भारतीय सेना ने शहर को घेरकर अंतिम हमला किया, महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना के लिए सभी एस्केप रूट्स काट दिए। आसन्न हार का सामना करते हुए पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ढाका के रमना रेस कोर्स में आयोजित आधिकारिक आत्मसमर्पण समारोह एक मार्मिक क्षण था, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। जैसे ही जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, भीड़ पर सन्नाटा छा गया, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट और जय बांग्ला, बांग्लादेश की जीत के नारे गूंज उठे। बांग्लादेश के जन्म का बंगाली लोगों ने उल्लास और राहत के साथ स्वागत किया। 9 महीने के लंबे युद्ध के बाद वे आखिरकार अपनी ही धरती पर अपना भाग्य खुद बनाने के लिए स्वतंत्र थे। संघर्ष की राख से उभरता हुआ नया राष्ट्र कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन लचीलापन की भावना और एक बेहतर भविष्य का सपना तेजी से जल रहा था।